हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर क्लासेस। तो फाइनली आज हम लोग अपनी यूनिट नंबर 2 शुरू करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। यूनिट नंबर 1 जो हमारी थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम से, वो हम लोगों ने पूरी कर ली कंप्लीट। उसमें 2 चैप्टर्स आपके जो एनसीईआरटी के शुरू के होते हैं ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में काउंट होते हैं। अब चैप्टर 3 की अगर मैं बात करने जाऊँ एनसीईआरटी में आप देखोगे तो आपको चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी के नाम से मिलेगा, और यही यूनिट का नाम भी है। इस यूनिट में सिर्फ अकेला यही चैप्टर है, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के नाम से। तो अभी तक आप लोगों ने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ी थी वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी थी, मतलब वहाँ पे चार्ज रेस्ट में हुआ करता था। दैट्स वाई नेम क्या पड़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब यहाँ पे चार्ज का मूवमेंट शुरू हो जाएगा, यानी चार्ज भागना शुरू कर देगा, एक्सेलरेशन नहीं होगा। ध्यान रखना, आपको स्टार्टिंग में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो सबसे पहली वीडियो थी वहाँ पे जब आपको चार्ट बना के क्लासिफिकेशन कराया था, तो वहाँ पे बताया था कि अगर चार्ज में एक्सेलरेशन हो जाएगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होनी शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पे चार्ज में फिलहाल कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, चार्ज ऑलमोस्ट कांस्टेंट स्पीड से चल रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज का मूवमेंट जब शुरू हो जाएगा तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, तो उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। अब जरा इसमें आगे की चीज़ जरा एक बार देखो। सबसे पहले सिलेबस की बात कर लेते हैं। अब जब सिलेबस हमारे पास, ये टोटल जितनी भी सारी चीज़ें हैं, वीडियो को पॉज करके एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लेना कि आपको एग्जैक्टली इस पूरी यूनिट के अंदर पढ़ना क्या क्या है। बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। देखो, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ोगे, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के अंदर इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होती है उसके बारे में पढ़ाऊंगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, जिसको आज ही कवर अप कर लेंगे। डेरिवेशंस वगैरह जो होंगे वो बाद में देखेंगे, है ना। इसी तरह से फिर ओम्स लॉ आएगा हमारे पास। ओम्स लॉ के अंदर आप रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ते हो, रेजिस्टिविटी आती है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक कर्व आते हैं, जिसमें ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर के बारे में आपको पढ़ाया जाता है। रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी आप देखोगे। आफ्टर दैट जो कार्बन रजिस्टर होते हैं ना, जैसे आप लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट रजिस्टर देखे होंगे, इस तरह के रजिस्टर होते हैं हमारे पास, जिनमें अलग अलग कलर के यहाँ पे बैंड्स होते हैं। तो इन कलर बैंड्स को देख के कैसे पता लगता है कि कितने ओम का रजिस्टर है, तो ये कहानी आपको बताऊंगा कलर कोडिंग वाली। फिर सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे रजिस्टर्स का। टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी कैसी होती है उसको देखेंगे। तो ये बेसिक पार्ट तो यहाँ पे होगा। उसके बाद आएंगे इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट से भी पहले हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है सेल का। तो सेल हमारे पास एक सिंगल हमारे पास एनर्जी का सोर्स हो गया। सेल्स को मैं कंबाइन कर दूँ तो बैटरी बन जाती है। तो सेल के बारे में पूरी कहानी आपको पढ़ाऊंगा। सेल के कॉम्बिनेशंस भी पढ़ोगे, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। इसके अलावा जो कॉम्प्लेक्स सर्किट्स होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट लॉ आएंगे, जिनको हम क्या बोलते हैं, किरचॉफ लॉज बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, मान के चलिए कि इस चैप्टर से इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे। तो किरचॉफ लॉ क्या है, कैसे उसको अप्लाई करेंगे, है ना। फिर इंस्ट्रूमेंट पे आ जाएंगे। तो जब इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे तो एक कॉन्सेप्ट आएगा व्हीट स्टोन ब्रिज का, जिसके बारे में कैपेसिटर में भी एक छोटी सी स्टोरी समझाई थी। आफ्टर दैट जो मेजर इंस्ट्रूमेंट होगा वो हमारा होगा एक तो मीटर ब्रिज, और दूसरा कौन सा होगा, पोटेंशियोमीटर। इस यूनिट के अंदर 2 मेजर इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, और इन इंस्ट्रूमेंट्स की जो नोट्स हैं ना, मतलब ये 2 इंस्ट्रूमेंट्स क्या आपकी पूरी फिजिक्स के अंदर जितने भी मेन इंस्ट्रूमेंट्स आपके हैं, वो लगभग 6 से 7 इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास हैं। वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स के प्रॉपर नोट्स जिन बच्चों के पास स्पायरल है उसमें इंक्लूडेड हैं। ऑलरेडी सब कुछ बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है। तो जो यहाँ पे मैं पढ़ाऊंगा तो उस चीज़ को अच्छे से समझ लेना। बाकी मेजॉरिटी ऑफ पार्ट आपको वहीं पर मिल जाएगा, तो आपको नोट करने की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। कोई 1-2 नए पॉइंट लगेंगे तो उसको नोट कर लेना, अदरवाइज ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से मिला के हमारा ये चैप्टर नंबर 3 कवर अप हो जाएगा। काफ़ी कुछ इसमें आपको जानने को मिलने वाला है, ठीक है बच्चों। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले बात आती है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते किस चीज़ को हैं। अब देखिए, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द चार्जेस इन मोशन। जहाँ पे चार्जेस चलना स्टार्ट कर देंगे, चार्जेस में मोशन आना स्टार्ट हो जाएगा, यानी वो मूव करना शुरू कर देंगे, तो वो फिजिक्स की ब्रांच कहलाती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे चार्जेस में एक्सेलरेशन होगा क्या, तो आंसर है नहीं। जो ए की वैल्यू होगी वो स्टिल क्या होगी, ए की वैल्यू अभी भी हमारे पास 0 होगी। ए वुड बी इक्वल टू 0। तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। एक्सेलरेशन नहीं होने की वजह से कांस्टेंट स्पीड से हमारे पास जो चार्ज हैं वो रिवॉल्व कर रहा होगा, घूम रहा होगा। अब चार्ज में भी मान लिया कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर के अंदर कौन सा चार्ज चलता है, इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं ना। जैसे इस सर्किट के अंदर देख लो, तुम लोगों को इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट नजर आ रहा है। हम लोगों ने एनर्जी का एक डिवाइस लगा रखा है जिसको हम सेल बोलते हैं। ये हमारा बल्ब है और इसी कनेक्टिंग वायर्स हमारे पास हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, चार्जेस का फ्लो हो रहा है। चार्ज फ्लो होंगे तो उस ब्रांच को ही क्या बोलते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो बेसिक मीनिंग हो गया इस चीज का, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट में चलो। अब सबसे पहला टॉपिक जो आता है वो आता है इलेक्ट्रिक करंट का। इलेक्ट्रिक करंट बहुत बेसिक सी चीज़ आप लोग आज तक पढ़ते आ रहे हो कि सपोज मेरे पास ये वायर है, इस वायर में मैंने क्रॉस सेक्शन डिफाइन कर लिया। ये क्रॉस सेक्शन एरिया आपको जो नजर आ रहा है, इस क्रॉस सेक्शन एरिया में से 1 सेकंड में जितना चार्ज फ्लो होके जाएगा उसको ही क्या बोलूंगा, इलेक्ट्रिक करंट बोलूंगा। कि अगर 1 सेकंड में 5 कूलम चार्ज गया तो 5 एम्पियर की करंट हो गई।
1 सेकंड में इस क्रॉस सेक्शन एरिया से 2 कूलम का चार्ज गया तो 2 एम्पीयर की करंट हो गई। 1 सेकंड में इस क्रॉस सेक्शन एरिया से 0.5 कूलम का चार्ज गया, 0.5 एम्पीयर की करंट हो गई। समझ में आ रही है ना बात? तो इस तरह से हमारे पास करंट को डिफाइन किया जाता है। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन क्या है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू ए क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर। क्रॉस सेक्शन एरिया आपको डिफाइन करना पड़ेगा हमेशा कि किस पर्टिकुलर रीजन से आप करंट को चेक करना चाहते हो। तो उस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से जितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है 1 सेकंड के अंदर, उस चीज को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक करंट तब बनेगी जब इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करना स्टार्ट कर देगा। इलेक्ट्रिक चार्ज में बहुत सारी चीजें आएंगी, आपको पढ़ाऊंगा किस तरह के मटेरियल में इलेक्ट्रिक करंट किस वजह से बनती है। ये कहना गलत होगा कि इलेक्ट्रिक करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनती है। नहीं जी, ऐसा नहीं है, हर केस में ये नहीं होता है। कुछ जगह इलेक्ट्रॉन्स के अलावा और भी चीजें होती हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को बनाने में रिस्पॉन्सिबल होती हैं। आप देख लीजिए यहाँ पे जो आपको ब्लैक ब्लैक डॉट नजर आ रहे हैं, ये कुछ इस तरह की चीजें हैं इमोबाइल टाइप। ये चल नहीं पा रहे हैं ना, बट इलेक्ट्रॉन इनके बीच में से दौड़ते हुए जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर बीच में से दौड़ते हुए जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि चार्ज भागता हुआ जा रहा है, चार्ज मोशन में है। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट बन रही होगी। अब इलेक्ट्रिक करंट 2 मेजर वैरायटी की हो सकती है हमारे पास फिलहाल के लिए। या तो हम एवरेज करंट की बात करेंगे या हम इंस्टेंटेनियस करंट की बात करेंगे। एवरेज करंट एक थोड़े से बड़े इंटरवल में चेक की जाएगी। सपोज किसी ने मुझसे बोला कि t इज इक्वल टू 2 सेकेंड से लेके t इज इक्वल टू 4 सेकेंड के बीच में कितनी एवरेज करंट वायर में फ्लो हुई है। तो इस सिचुएशन में हम एवरेज करंट कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि टाइम इंटरवल कितने सेकंड का है, गैप कितना होगा इनके बीच में, 2 सेकंड का होगा ना। तो एवरेज करंट को एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में निकाला जाता है, जो एक डेफिनेट टाइम इंटरवल होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है। तो कैसे लिखेंगे? चार्ज अपॉन टाइम, कि उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कितना चार्ज फ्लो हुआ अपॉन टोटल टाइम इंटरवल कितना था। तो चार्ज अपॉन टाइम को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एवरेज करंट आ जाएगी। अगर हमें इंस्टेंटेनियस करंट निकालनी है तो हमें कैलकुलस का सहारा लेना पड़ेगा। वहां पे क्या करेंगे? इस चार्ज को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रखा है। भाई आपको पता है ना, ये डिफरेंशिएशन वाला ऑपरेटर होता है डी बाई डी टी। तो अगर चार्ज वाली एक्सप्रेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूंगा तो क्या बन जाएगी? इंस्टेंटेनियस। मतलब किसी ने मुझसे ये पूछा t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे, एग्जैक्ट टाइम स्लॉट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड जब थे, उस टाइम पे कितना करंट फ्लो हुआ। तो उस सिचुएशन में मुझे इंस्टेंटेनियस करंट के कॉन्सेप्ट को यूज करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों? तो ये बात होती है एवरेज और इंस्टेंटेनियस करंट की। थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब एसआई यूनिट की अगर बात करें तो एसआई यूनिट क्या होती है? कॉमन सेंस की बात है, एम्पियर होती है। एम्पियर के अलावा एक और क्या हो सकती है? यहाँ पे कूलम और यहाँ पे सेकेंड। तो कूलम पर सेकेंड भी आपसे पूछा जा सकता है। वो ये भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट कूलम पर सेकेंड होती है, जिसको आप क्या बोल सकते हो? एम्पियर, कैपिटल ए से शो करते हैं, है ना। तो एम्पियर ज्यादा फेमस यूनिट होती है, बट आपको पता होना चाहिए कि एम्पियर की जगह कूलम पर सेकेंड भी यूज किया जा सकता है। ओके, अब बात आती है कि इलेक्ट्रिक करंट स्केलर होगी या वेक्टर होगी। तो इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी की तरह ट्रीट होती है, ये वेक्टर नहीं होती। आपसे कोई भी पूछे इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है, तो ये स्केलर होती है, वेक्टर नहीं होती। अब वेक्टर क्यों नहीं होती? वेक्टर इसलिए नहीं होती क्योंकि जो भी वेक्टर क्वांटिटी है उसके लिए टर्म्स कंडीशंस कुछ होती हैं कि उसको वेक्टर, जो वेक्टर के लॉज होते हैं उनको फुलफिल करना पड़ेगा। जैसे वेक्टर में एडिशन के लॉज होते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है। तो इन सब चीज़ों को अगर कोई क्वांटिटी फॉलो करती है तो वो वेक्टर क्वांटिटी है, अदरवाइज नहीं है। यहाँ पे आप करंट के बारे में देखोगे, करंट फॉलो नहीं करेगी। मैं बहुत कॉमन चीज़ आपको निकाल के दिखाता हूँ किस तरह से मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ इस बात को, है ना। तो देखो मेरे पास 2 वायर हैं इस तरह से। इस वायर में करंट आ रही है सपोज करो 4 एम्पियर की, ठीक है बच्चों। इस वायर में करंट आ रही है सपोज 3 एम्पियर की, और दोनों के दोनों वायर 90 डिग्री पे अलाइन है। यहाँ से एक तीसरा वायर मैं बना देता हूँ इस तरह से। तो इसमें जो करंट है, अगर मैं यहाँ पे सपोज करो अमीटर लगा के चेक करूँ तो मुझे यहाँ पे जो करंट की वैल्यू मिलनी चाहिए वेक्टर के अकॉर्डिंग, वो कितनी मिलनी चाहिए? वेक्टर लॉज ये कहते हैं कि 4 एम्पियर 3 एम्पियर के अगर ये 2 वेक्टर क्वांटिटीज हैं 90 डिग्री पे हैं तो उनके अकॉर्डिंग पैरेललोग्राम लॉ लगेगा। आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फा, है ना। तो कॉस अल्फा यहाँ पे तो 90 रखोगे तो ये तो गायब हो जाएगा पूरा का पूरा। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 16 और 9 25, स्क्वायर रूट करोगे तो आर कितना आ जाएगा? 5 एम्पियर। तो वेक्टर लॉ के अकॉर्डिंग तो इस वायर में 5 एम्पियर की करंट आनी चाहिए, बट आप क्या 5 एम्पियर की करंट जाएगी? सोचो जरा, 4 एम्पियर यहाँ से आ रही है, 3 एम्पियर यहाँ से आ रही है, तो इस वायर में रियलिटी में कितनी जाएगी? 7 एम्पियर की करंट जाएगी। तो यहाँ पे तो एक्चुअलिटी में जो अमीटर ने दिखाया वो तो 7 एम्पियर दिखाया, वेक्टर मेथड से कॉन्सेप्ट से अगर समझा तो 5 एम्पियर आया। तो रियलिटी तो ये है ना 7 एम्पियर वाली, और ये वेक्टर मेथड के अकॉर्डिंग्स में नहीं है। इसका मतलब क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट
करंट वेक्टर वाले लॉस को फॉलो नहीं करती है, दैट्स वाई ये एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं कही जा सकती। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और स्केलर क्वांटिटी में भी ऐसी क्वांटिटी है जिसकी एक कन्वेंशनल डायरेक्शन मानी जाती है अपने ईजीनेस के लिए, अपने कन्वीनियंस के लिए। क्योंकि जब भी तार होता है, देखो जैसे मैंने यहाँ पे एरो से दिखाया है, मैंने दिखाया कि करंट ऐसे इस तरह से आ रही है, ये एरो बना के दिखाया है ना, तो मैंने डायरेक्शन शो करी है। तो जहाँ को भी तार जा रहा होगा, सपोज वायर ऐसे जा रहा है, तो ऐसे इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग लिख के शो करते हैं। ये कन्वेंशनल डायरेक्शन है, इसके होने से ये नहीं कह सकते कि वेक्टर क्वांटिटी है ये। तो वेक्टर क्वांटिटी होने की कंडीशन क्या होती है कि वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए उसको वेक्टर लॉस को भी फुलफिल करना पड़ेगा, जो ये नहीं करती है। तो इसलिए करंट वेक्टर नहीं होती, एक ऐसी स्केलर क्वांटिटी होती है जिसमें डायरेक्शन भी है, और डायरेक्शन सिर्फ कन्वेंशनल है, हमारी मानी हुई है, अपनी मर्जी से हम लोगों ने मान रखी है, जिससे कि हम लोग सर्किट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, और सो दैट हम लोग इजी सर्किट्स डिजाइन कर सकें। ठीक है बच्चों, तो ये कॉमन सी चीज है। अगर जस्टिफाई करने को बोले तो इस एग्जांपल से जस्टिफाई कर सकते हो कि ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं होती है करंट। ओके, वी जस्ट शो अ कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ओनली फॉर अवर कन्वीनियंस। अपने इजीनेस के लिए, अपने कन्वीनियंस के लिए हम लोग एक कन्वेंशनल डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट की शो कर देते हैं। आपको अच्छे से पता है कि कन्वेंशनल डायरेक्शन जो इलेक्ट्रिक करंट की होती है वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट मानी जाती है। कि इलेक्ट्रॉन अगर हमारे पास इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं तो करंट कैसे मानी जाएगी, इलेक्ट्रिक करंट उसके अपोजिट मानी जाती है, एंड वाइस वर्सा आप सोच सकते हो। तो ये छोटी मोटी बातें होगी जब को समझा दी हैं, स्केलर और वेक्टर पे बहुत अच्छे से ध्यान रखना आप लोग बात। ओके, चलिए नेक्स्ट में कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का टॉपिक हमारे पास आ जाता है कि भैया ये कन्वेंशनल डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट की कैसे होती है। अब अगर ध्यान से आप इस डायग्राम को देखो, आपको इस डायग्राम में इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन इस प्लस वाली साइड से माइनस वाली साइड की तरफ एरो बनाते हुए दिखाई है। दैट मींस लेफ्ट से राइट की तरफ तुम्हें दिखाई दे रही है। ऊपर की साइड पे कौन से चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्जेस जा रहे हैं, नीचे की साइड पे कौन से नेगेटिव वाले जा रहे हैं। तो क्या कह सकता हूं कि इलेक्ट्रिक करंट की जो कन्वेंशनल डायरेक्शन होती है, इट विल बी टेकन along द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज। कि भैया अगर इलेक्ट्रॉन आपके भैया ऐसे जा रहे थे ना इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक करंट उसके अपोजिट मानी जाएगी। और अगर पॉजिटिव चार्ज मेरा इस डायरेक्शन में जा रहा था, अभी पॉजिटिव आयन हो सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट उसी के डायरेक्शन में मानी जाएगी। तो इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव चार्ज के अलॉन्ग होती है और इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट मानी जाती है। क्लियर देख लीजिए, बहुत अच्छे से ये डायग्राम समझा देगा इस बात को। पॉजिटिव चार्ज जहां जा रहा है वहीं पे इलेक्ट्रिक करंट है, नेगेटिव चार्ज अपोजिट जा रहा है, बट इलेक्ट्रिक करंट तो अभी भी वैसे ही होती है। तो ये बेसिक सा आइडिया आपको होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक करंट जिधर की तरफ आप शो कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो उसके अपोजिट ही माना जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज के अलॉन्ग होती है इलेक्ट्रिक करंट और नेगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट में ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यहाँ पे एक एक नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जा सकते हैं कि डिफरेंट टाइप के मटेरियल में किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से करंट का फ्लो होता है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन वेरियस टाइप ऑफ मटेरियल्स। अब अगर मेटल्स की बात करें तो मेटल्स में क्या चीज़ रिस्पॉन्सिबल होती है करंट को फ्लो कराने के लिए, तो आंसर है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं मेटल के अंदर कि सब आपने बाहर से एनर्जी लगाई सारे के सारे दौड़ना स्टार्ट कर दिए ना। जो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब जो इलेक्ट्रॉन अपनी आउटर मोस्ट शेल में लूजली बाउंडेड होंगे, जैसे एनर्जी अप्लाई करी आउटर मोस्ट शेल को छोड़ के अपने लेटिस के अंदर आ गए और उन्होंने भागना शुरू कर दिया, तो उनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेटल्स में करंट का कंडक्शन कराने के लिए। लिक्विड्स में कौन से होते हैं, पॉजिटिव आयन भी होते हैं और नेगेटिव आयन भी होते हैं। आप लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नाम से चैप्टर्स होते हैं, तो वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रोड्स डिप करके रखते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं हमारे पास, उनमें पॉजिटिव आयन भी होते हैं, नेगेटिव आयन भी होते हैं। तो लिक्विड्स में दोनों टाइप के आयन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, गैसेस में भी ऑलमोस्ट ऐसा ही है कि पॉजिटिव आयन भी होंगे और नेगेटिव आयंस भी होंगे। नेगेटिव आयंस को हमने क्या बोल दिया, इलेक्ट्रॉन्स बोल दिया। तो ये दोनों एक ही बातें हैं। तो लिक्विड्स और गैसेस की कहानी सेम है, इनमें करंट का फ्लो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के चार्जेस की वजह से पॉसिबल हो पाता है। अब एक थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट आता है सेमीकंडक्टर्स का। सेमीकंडक्टर पूरा एक चैप्टर है आपका, मतलब मान के चलो कि सेकंड बुक के अंदर जो लास्ट चैप्टर आपको पढ़ना है अपने सिलेबस में, वो सेमीकंडक्टर के ऊपर ही होता है। तो वहां पे आप देखोगे कि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कराने में इलेक्ट्रॉन्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और एक नई चीज होती है, एक नए टाइप के चार्ज कैरियर्स होते हैं, होल्स जिसको बोलते हैं, ये भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनका अपना अपना बेसिक लॉजिक है। जब वहां पे समझ में आएगी बात, जब उस चैप्टर को पढ़ोगे तब क्लैरिटी आ जाएगी। फिलहाल के लिए टर्मिनोलॉजी याद रखना कि हाँ, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, इन दो की वजह से सेमीकंडक्टर्स में करंट का फ्लो पॉसिबल हो पाता है। तो ये बेसिक सा चार्ट है जिससे एक नंबर का क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है आप लोगों से। ओके, चलिए
अब एक छोटा सा नॉलेज अड्डा पॉइंट, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे जो आपके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में काम आएंगे। कॉन्सेप्ट किस तरह का है, देखो कॉमन सी चीज़ है। मेरे पास ये मैंने एक वायर बनाया है जो यहाँ से कम क्रॉस सेक्शन का है, यहाँ से ज़्यादा क्रॉस सेक्शन का है, ठीक है, थोड़ा सा जूम करके बनाया है। अब इसमें बात आती है करंट के एंटर करने की। जितनी करंट में यहाँ से एंटर करेगी ना, ध्यान रखना बच्चों, उतनी ही करंट यहां से लीव करेगी। मतलब अगर यहां से 1000 इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं तो यहां से 1000 इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकलेंगे। इस वायर के क्रॉस सेक्शन के चेंज होने से इस बात पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सपोज इसमें पानी फ्लो के जा रहा है ना भाई, जितना पानी फ्लो के यहां से जा रहा है उतना ही पानी फ्लो के फाइनली बाहर निकलेगा ना, इस तरह से। तो बिल्कुल यही लॉजिक होता है कि एक एंड पे जितनी करंट ने एंट्री करी, दूसरे एंड से उतनी ही करंट बाहर निकलेगी, वेदर द क्रॉस सेक्शन एरिया आर सेम और डिफरेंट, इट डज नॉट मैटर। तो क्रॉस सेक्शन एरिया एंट्री और एग्जिट पॉइंट का अलग अलग भी हो सकता है, बट करंट की वैल्यू या इलेक्ट्रिक चार्ज जो जितना एंटर कर रहा है उतना ही एग्जिट करेगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ा दूंगा तो आगे चल के क्वेश्चन आएगा, तो आप इसी कॉन्सेप्ट से क्रैक कर सकते हो कि एंटरिंग करंट एग्जिटिंग करंट की हमेशा बराबर होती है, क्रॉस सेक्शन एरिया से कोई लेना देना यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें कोई मतलब नहीं है। सोचो कॉमन सी बात है, जितना पानी बाल्टी से यहाँ पे गिराया होगा उतना पानी निकल के बाहर आएगा ना। ये पानी को खा थोड़ी ना जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स को ये पर्टिकुलर वायर एब्जॉर्ब थोड़ी ना कर लेगा। तो जितने इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे उतने बाहर भी निकलेंगे, तो जितना करंट एंटर करा उतना बाहर निकला। बस सिंपल से 2 पॉइंट लिखे हुए, इनको पढ़ लेना, अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आगे कराऊंगा इसके बाद में। चलिए अब न्यूमेरिकल पे जाते हैं। फाइनली इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। ए पॉइंट चार्ज Q इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस R, ठीक है। R रेडियस का एक सर्कल है मेरे पास, यहां से ये सर्कल है, मैंने R रेडियस का एक सर्कल बना दिया, ये रहा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चार्ज मूव कर रहा है, Q अमाउंट का चार्ज है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी हो सकता था, ध्यान रखना। तो यहाँ पे Q अमाउंट का चार्ज मूव कर रहा है। अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो बताया नहीं, तो अपनी मर्जी से मान लो। सपोज ये चार्ज ऐसे मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो हम लोगों ने इसको एंटी क्लॉकवाइज अपनी मर्जी से मान लिया। कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, ओके, क्योंकि एक्सेलरेशन तो आएगा ही नहीं। चार्ज एक्सेलरेट करना शुरू कर दिया तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन जाएंगी, तो पढ़ना ही नहीं आपको अभी। वॉट विल बी द करंट एसोसिएटेड विद द मोशन, तो इस चार्ज के ऐसे से घूमने से कितनी करंट बनेगी। अब सोचो जरा करंट के बारे में। करंट क्या होती है? करंट किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज पास आउट होता है किसी पर्टिकुलर टाइम में। सपोज यहीं पे क्रॉस सेक्शन मान लिया मैंने, इस क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज पास आउट होगा किसी पर्टिकुलर टाइम में, उसको करंट बोलते हैं। अब अगर एक राउंड मार के आएगा ये पर्टिकुलर चार्ज, तो होगा क्या कि इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से एक पूरे राउंड में Q अमाउंट का चार्ज पास आउट हुआ। एक पूरे कंप्लीट राउंड में इसमें से Q अमाउंट का चार्ज पास आउट हुआ। और एक कंप्लीट राउंड में लगने वाला टाइम क्या होता है? टाइम पीरियड होता है। तो Q अपॉन कैपिटल T लिख सकता हूं मैं स्मॉल t की जगह, क्योंकि पूरा जब हमारे पास एक पूरा राउंड कंप्लीट हो जाएगा तो टाइम किस में हो जाएगा? कैपिटल T में हो जाएगा। अच्छा, अब टाइम को कैसे निकालेंगे? टाइम बहुत कॉमन सी चीज़ होती है कि टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगी। सबको फॉर्मूला याद है ना? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वहीं से निकाल लिया। अब टाइम पीरियड की बात हो रही है, यानी पूरे एक राउंड की बात हो रही है। तो एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर करता है कोई भी? तो एक राउंड में जो डिस्टेंस कवर होती है कंप्लीटली वो सरकमफेरेंस के बराबर होती है। तो एक राउंड में कितनी डिस्टेंस कवर अप होगी यहाँ पे भी? तो यहाँ पर भी जो डिस्टेंस कवर होगी, मैं निकाल लेता हूँ, टाइम को निकाल रहा हूँ, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो सर डिस्टेंस तो आएगी 2πr, क्योंकि r रेडियस है, अपॉन में स्पीड कितनी है? इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की स्पीड उसने बोली नहीं है, कॉन्स्टेंट स्पीड कुछ बोली हुई है। तो फिलहाल के लिए मैं क्या मान लेता हूँ कि ये v स्पीड से मूव कर रहा होगा। तो स्पीड अक्सर आपको दे देते हैं, तो v स्पीड से मूव कर रहा होगा, तो मैंने ये मान ली। हो सकता है कि ये ओमेगा के टर्म्स में हो। ओमेगा के टर्म्स में तो क्या दिक्कत, आपको अच्छे से पता है v इक्वल टू r ओमेगा होता है, वहां से निकाल लेना रिलेशन। तो हमारे पास टाइम आया ऐसे डिस्टेंस अपॉन स्पीड से, v को उठा के ऊपर फेंक दो, तो i इज इक्वल टू क्या बना हमारे पास? तो i इज इक्वल टू बना q इंटू वी अपॉन 2πr, है ना। तो इस फॉर्मेट में हमारा MCQ बनता है अक्सर, तो ऐसे आंसर करेंगे। बस इतना फर्क हो सकता है कि v की जगह पे ओमेगा के टर्म्स में हो, तो v को r ओमेगा से रिप्लेस कर दोगे तो r से r कट जाएगा, तो आंसर आएगा q ओमेगा अपॉन 2π। तो ओमेगा के टर्म्स में ये आंसर क्या आएगा? q ओमेगा, क्योंकि v की जगह r ओमेगा रखोगे तो हमारे पास q ओमेगा अपॉन 2π आंसर बचेगा। ऐसा भी ऑप्शन अवेलेबल हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट में, चार्ज गोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। चार्ज को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। आपसे पूछा है फाइंड द करंट एट t इक्वल टू 2 सेकंड। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे करंट पूछी है, दूसरे सेकंड पे, तो यानी इंस्टेंटेनियस करंट पूछी है, चार्ज का एक्सप्रेशन दे रखा है। तो याद करो, इंस्टेंटेनियस करंट निकालने के लिए चार्ज को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। क्यों? आपको एक्सप्रेशन याद है ना, i इज इक्वल टू क्या होता है? dq बाई dt होता है ना।
तो यहीं पे इसी चीज़ से काम चल जाएगा। तो सबसे पहले आपको करंट निकालनी है इस पर्टिकुलर सेकंड पे, तो एक्सप्रेशन तो करंट का चाहिए ना, यहाँ तो ये चार्ज का एक्सप्रेशन है, तो करंट का एक्सप्रेशन बना लो, डिफरेंशिएट कर लो इसको, तो डी बाई डी टी एज इट इज हो जाएगा। क्यू की जगह क्या रखूंगा, 3t² प्लस का 2t प्लस का 5, तो मैंने क्यू की जगह ये रिप्लेस कर दिया। डिफरेंशिएशन करिए सबका टी के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे 3 है मेरे पास, t², तो 3 का तो होगा नहीं, सबको अच्छे से पता है, t² का कितना होगा 2t, तो कितना हो जाएगा ये 6t हो जाएगा, प्लस 2t में से 2 का कांस्टेंट हुआ, मतलब बाहर आ गया, t का कितना हो गया 1 हो गया, प्लस ये प्योर कांस्टेंट है 5, तो उसका क्या होता है 0 होता है, तो एक्सप्रेशन आई का क्या बचा 6t प्लस 2 बचा मेरे पास, ठीक है ना। अब मुझे निकालना है t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, तो i को कहाँ निकालना है, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे मुझे निकालना है i को, तो इसको ऐसे चाहे तो इस तरह से लिख लेना, ऐसे अगर बेटर ना लगे ऐसे लाइन बना के i को निकालना है t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, तो क्या करोगे इस एक्सप्रेशन में t की जगह पे 2 फिल कर दो, तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 2 प्लस 2, 6 2 जा 12 होता है, 12 टू 14, तो 14 एम्पियर की हमारे पास करंट आ गई फाइनली, ठीक है। तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पे 14 एम्पियर की करंट उस पर्टिकुलर वायर में फ्लो हो रही होगी इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। अगले इंस्टेंट पे क्या होगा या पहले क्या था मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे t इक्वल टू 2 सेकेंड पे इस बात को बताना था, तो मैंने इस तरह से इसको सॉल्व करके बता दिया। इतनी बात समझ में आ गई, ओके। अब इसके बाद जरा देखो, ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्टिकुलर सेकेंड पे ना पूछे, आपसे एवरेज करंट पूछ ले, भाई एक्सप्रेशन यही दे देगा, आपसे एवरेज करंट पूछ लेगा, किस तरह से क्वेश्चन बनेगा उस चीज को जरा देख लो। उसने उसी एक्सप्रेशन में पूछ लिया कि फाइंड एवरेज करंट, है ना, इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स, ठीक है, तो क्वेश्चन चेंज हो गया, तो फर्स्ट 2 सेकेंड्स में आपसे एवरेज करंट पूछ ली गई, तो वो कैसे निकालोगे। अब क्यू का एक्सप्रेशन क्या है, क्यू का एक्सप्रेशन है 3t² प्लस, एक बार चेक कर लो कितना था, 3t² 2t 5, ठीक है, तो ये 3t² 2t और प्लस में 5, ये एक्सप्रेशन हमारे पास क्यू का एक्सप्रेशन दे रखा है, ऑलराइट। अब मुझे निकालना है शुरू के 2 सेकंड में एवरेज करंट, तो एवरेज करंट कैसे निकालते हैं सर, आई एवरेज जब निकालते हैं तो एक टाइम इंटरवल होता है, मतलब डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। तो शुरू के 2 सेकंड, शुरू के 2 सेकंड का मतलब क्या है, t इक्वल टू 0 सेकंड से लेके t इक्वल टू 2 सेकंड बोल सकते हो, एक ही तो बात है। शुरू के 2 सेकंड का मतलब ये तो हुआ 0 से लेके 2 सेकंड, तो अब जरा देखिए टाइम इंटरवल की जब बात करेंगे तो 2 आई गया, भाई 2 माइनस 0 कर लो, 2 ही आएगा हमारे पास, तो टाइम तो नीचे मैंने लिख दिया इंटरवल में। चार्ज की बात करें कि भैया 0 से 2 सेकंड के इंटरवल में कितना चार्ज फ्लो होगा, देखो ओरली निकाल लेना उस चीज़ को। जब t इक्वल टू 0 था तब t इक्वल टू 0 वाले केस में जरा फिल करो, दोनों वैल्यू रखनी पड़ेंगी, t इक्वल टू 0 वाली और t इक्वल टू 2 वाली। भाई हमारे पास आपको बताना है ना 0 से लेकर 2 तक का जो टाइम इंटरवल है इसमें कितना चार्ज फ्लो हुआ, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल सी बात ये करनी है कि डेल्टा क्यू का मतलब क्या होगा, Q2 माइनस Q1, है ना, Q2 माइनस Q1, यानी कि जब 2 सेकंड हो गए थे तब कितना चार्ज फ्लो हुआ था और स्टार्टिंग में कितना चार्ज फ्लो हुआ था, दोनों को माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये वाला चार्ज कैसे निकाल लोगे, इसमें t की जगह पे 2 फिल कर दो, तो कैसे आएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 5, ये मेरे पास हो गया, ठीक है, माइनस ये वाला कैसे निकालोगे, यहाँ पे टाइम इंटरवल कितना है 0 सेकंड का है, तो 0 सेकंड जरा उसमें फिल कर दो। जब वहाँ पे 0 फिल करोगे तो पहली टर्म भी 0 हो जाएगी, दूसरी टर्म भी 0 हो जाएगी, सिर्फ 5 बचेगा मेरे पास। अपॉन में टाइम इंटरवल कितना है 2 सेकंड का है, सॉल्व करो, ऊपर से कितना आया 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 और 4 कितना हो गया मेरे पास 16, 16 और 5 कितना हो गया मेरे पास, वैसे 5 और 5 तो कट जाएंगे दोनों के दोनों से, छोड़ो, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 और 4 16, 16 बाई 2 कितना हो गया 8, तो 8 एम्पियर की मेरे पास एवरेज करंट आ गई, कौन से कहाँ से कहाँ तक, शुरू के 2 सेकंड के अंदर अंदर, तो 8 एम्पियर की। देखो दूसरे सेकंड पे तो 14 एम्पियर की करंट है, बट ओवरऑल 2 सेकंड का अगर एवरेज निकाला गया तो उसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, 8 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, समझ में आ रही है ना बात। अब यहाँ पे तो स्टार्टिंग के 2 सेकंड में बोल दिया, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, देखो एक ही क्वेश्चन से डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी क्रैक करा रहा हूँ, कैसे कर सकते हो सकता है तुमसे ये पूछे फाइंड एवरेज करंट, उसने तुमसे पूछ लिया फाइंड एवरेज करंट फ्रॉम t इक्वल टू 1 सेकेंड टू t इक्वल टू 4 सेकेंड, ठीक है, 1 से 4 सेकंड के टाइम इंटरवल में बताओ एवरेज करंट कितनी होगी, तो कैसे करोगे, आपके पास क्यू का एक्सप्रेशन आपको अच्छे से पता है कितना है, 3t² प्लस 2t प्लस 5, चेक कर लो 3t² प्लस 2t प्लस 5 है क्या, हाँ ये एक्सप्रेशन है। तो यहां से मुझे करंट निकालनी है एवरेज वाली, तो आई एवरेज विल बी इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, ठीक है, डेल्टा क्यू कैसे Q2 माइनस Q1 और इसी तरह से ये T2 माइनस T1, ठीक है बच्चों। अब Q2 माइनस Q1 कैसे करोगे, Q2 का मतलब बाद वाला टाइम इंटरवल 4 सेकंड वाला, Q1 का मतलब
1 सेकंड वाला। तो अब आपको Q2 निकालना है, यानी कि 4 सेकंड जब थे हमारे पास तो उस टाइम पे कितना चार्ज फ्लो हो रहा था, और फिर Q1 मतलब जब 1 सेकंड था तो कितना चार्ज फ्लो हो रहा था। तो आपको Q2 निकालना है, तो इसको निकालने के लिए क्या करोगे, अपने Q के एक्सप्रेशन में T की जगह पे 4 भर देना। तो यहाँ पे T की जगह पे 4 फिल करना शुरू कर दो, बहुत सिंपल सी चीज़ है। तो यहाँ पे 4 फिल करना शुरू कर दिया मैंने, तो ये मेरे पास एज इट इज हुआ माइनस, ये कैसे निकलेगा Q1, टाइम कितना है 1 सेकंड का है, तो 1 यहाँ पे फिल कर दो। तो 1 यहाँ पे आया हमारे पास 3, 1 का स्क्वायर 2, 1 प्लस 5 अपॉन में टाइम इंटरवल, 4 में से 1 को माइनस करना है, 4 माइनस 1, ठीक है। ओके, यहाँ से सॉल्व करोगे, 4 4 जा 16, 16 3 जा कितना होता है 48, प्लस 4 2 जा 8 प्लस 5 माइनस यहाँ पे 3 माइनस 2, माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा सब माइनस का हो जाएगा 5, ये 5 इस वाले 5 से कट गया, अपॉन में 3 चल रहा है आपके पास। सॉल्व करिए आगे, देखिए यहाँ पे माइनस का 3 माइनस का 2, तो हमारे पास माइनस का 5 ये हो गया, 8 में से 5 जाएंगे, कितना बचेगा हमारे पास 3 बचेंगे, 3 को इसमें ऐड कर दो 51 हो जाएगा, 51/3, तो 17 एम्पियर आपके पास करंट आ गई एवरेज। 1 से लेके 4 सेकंड के टाइम इंटरवल में एवरेज करंट कितनी आ गई 17 एम्पियर की। तो आपसे अब इंस्टेंटेनियस करंट का और एवरेज करंट का क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं अटकना चाहिए, चाहे एवरेज करंट किसी भी इंटरवल में पूछ ले, हमेशा इंटरवल दिया होगा एवरेज करंट निकालने के लिए, और इंस्टेंटेनियस के लिए एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट दे दिया होगा, t=5 पे, t=2 पे, 1 पे। तो डायरेक्टली आई का एक्सप्रेशन निकालो डिफरेंशिएट करके और तुरंत उसमें वैल्यू पुट कर दो, आराम से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस करंट के एक्सप्रेशन और ये वाले ऐसे सॉल्व किए जाते हैं। चलिए अब अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। करंट हम लोगों ने कंप्लीट पढ़ लिया। अगला टॉपिक जो हमारा है सिलेबस में वो है करंट डेंसिटी। इसको स्मॉल j से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ये स्केलर नहीं है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब कैसे डिफाइन होती है करंट डेंसिटी, किसी पर्टिकुलर वायर के अंदर किसी पॉइंट पे डिफाइन करते हैं इसको, अक्सर छोटे से क्रॉस सेक्शन एरिया पे कोई पॉइंट मान लो, उस पॉइंट पे डिफाइन करते हैं करंट डेंसिटी। मतलब अलग अलग जगह पे करंट डेंसिटी की वैल्यू अलग अलग भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है। तो मान लो इस पॉइंट पे मुझे डिफाइन करनी है करंट डेंसिटी, तो करंट डेंसिटी कैसे डिफाइन करूंगा इस पॉइंट पे, तो पर्टिकुलर कितने क्रॉस सेक्शन एरिया में से कितनी करंट जा रही है, यानी यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया में से जाने वाली जो करंट होती है उसको करंट डेंसिटी बोलते हैं। मतलब सिंपल सी बात, करंट को एरिया से डिवाइड कर दिया। ध्यान रखना, डेंसिटी में अक्सर वॉल्यूम पे डिवाइड करते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। यहाँ करंट डेंसिटी निकाल रहे हैं तो करंट को एरिया से डिवाइड करेंगे, तो किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया में से जो करंट फ्लो होके जा रही है उसी को क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी बोलते हैं, यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया में से होके जाने वाली करंट। तो यही यहाँ पे डेफिनेशन फॉर्मेट में लिखा हुआ है। अब एसआई यूनिट कैसे आएगी, इसी से निकाल लो। यहाँ पे एम्पियर आएगी, एरिया की कितनी होती है, मीटर स्क्वायर होती है, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर मेरे पास यूनिट हो गई पूरी ओवरऑल। डायमेंशंस निकालो, डायमेंशंस करंट की कितनी होती है, ए होती है। अब एरिया की कितनी हो जाएगी, एल स्क्वायर, तो ऊपर जाएगा तो AL-2 हमारी डायमेंशन आ जाएगी। करंट डेंसिटी की डायमेंशन पूछी जा सकती है एमसीक्यू में आपसे। डायरेक्शन कैसी होती है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है करंट डेंसिटी, तो करंट डेंसिटी की डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है उसी के अलोंग ली जाती है। डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी एट अ पॉइंट इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ करंट एट दैट पॉइंट। तो उस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मुझे करंट डेंसिटी की डायरेक्शन मैंने शो करी है। देखो इस पॉइंट पे करंट कैसे है, करंट इस डायरेक्शन में है बिल्कुल, तो यहाँ पे करंट डेंसिटी J को भी इसी डायरेक्शन में शो करा है। ये एक एरिया वेक्टर है, सपोज ये एरिया है, तो एरिया तो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, आपने गॉस में पढ़ा था, तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे एक एरिया वेक्टर भी ड्रॉ कर दिया है। तो यहाँ पे J और A एक ही डायरेक्शन में है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ये फॉर्मूला लग गया, J = I/A। तो किसी पर्टिकुलर, किसी यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से पास होके जाने वाली करंट को करंट डेंसिटी बोला जाता है। डायरेक्शन कैसी होती है, करंट के डायरेक्शन में होती है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही होगी। इतनी बात क्लियर होती है। चलो नेक्स्ट में वेक्टर फॉर्म में इसको कई बार डिटरमाइन कराने की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो वेक्टर फॉर्म पता होना चाहिए। अब मैंने क्या करा, मैंने जो क्रॉस सेक्शन एरिया लिया है ना, वो क्रॉस सेक्शन एरिया थोड़ा सा टेढ़ा ले लिया, क्योंकि इसका अब एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ हो गया। देखो सरफेस पे तो 90 होगा, तो एरिया वेक्टर ऐसे हो गया, बट करंट डेंसिटी तो अभी ऐसी रहेगी ना, क्योंकि करंट डेंसिटी J जो है वो तो I के डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। I की डायरेक्शन ऐसे है तो करंट डेंसिटी भी ऐसे है, बट एरिया थोड़ा सा ओरिएंटेशन बदल जाने की वजह से एरिया वेक्टर ऐसे हो गया। तो इस सिचुएशन में दोनों के बीच में एंगल आ गया थीटा। तो इस अगर डेटा को अगर अलग से सॉल्व किया जाए तो यहाँ पे बात देखने वाली ये है कि DA वेक्टर ऐसे बना है, और यहाँ पे हमारे पास इस डायरेक्शन में J है, तो उसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक कंपोनेंट यहाँ पे क्या आ जाएगा, DA cos थीटा वाला कंपोनेंट आ जाएगा, और ऊपर की साइड पे क्या आ जाएगा, DA sin थीटा आ जाएगा। मुझे कौन सा लेना होगा, मुझे J की डायरेक्शन वाला कंपोनेंट लेना होगा। तो मैं क्या करूंगा, अब की बार एरिया DA ना लेके DA cos थीटा रखूंगा। तो मैंने बस यही करा है, मैंने J = I/, जब एरिया रखने की बारी आई तो एरिया की जगह DA cos थीटा रख दिया, यानी पूरा
एरिया कंट्रीब्यूट नहीं होगा, उसका एक कंपोनेंट कंट्रीब्यूट होगा cos थीटा वाला। आई की वैल्यू निकाली गई तो जे डी ए cos थीटा आया। अब जब cos थीटा एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी दोनों के बीच में एंगल का cos, तो क्या बन जाएगा, डॉट प्रोडक्ट बन जाएगा। तो जे के ऊपर भी वेक्टर लग गया, डी ए के ऊपर भी वेक्टर लग गया, और क्या आ गई दोनों के बीच में डॉट cos आ जाने की वजह से, और इसको मैंने इंटीग्रेशन कर दिया, है ना। ये इंटीग्रेशन क्यों कर रहा है, क्योंकि हो सकता है कि आपकी जो करंट डेंसिटी है वो कांस्टेंट ना हो, वेरिएबल हो, तो उस सिचुएशन में इसे ऐसे यूज कर सकते हैं। अगर करंट डेंसिटी हमारे पास कांस्टेंट है तो उस सिचुएशन में आप लोग इंटीग्रल हटा के डायरेक्टली जे डॉट डी ए सोच सकते हो। तो दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट करने पे एक स्केलर क्वांटिटी मिली है, नहीं मिली है, तो करंट देख लो यहां से डिफाइन होती है कि करंट हाँ एक्चुअलिटी में एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो दो वेक्टर का डॉट करके हमेशा स्केलर आती है। इसको ऐसे भी आप समझ सकते हो, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर आपको बात कर रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप लोगों ने पढ़ा था इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, है ना, ई डॉट डी ए आप मान लीजिए, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के डॉट करने पे क्या बन गई थी, एक स्केलर क्वांटिटी फ्लक्स बन गई थी। तो यहां पे भी करंट डेंसिटी की जब आप एरिया वेक्टर से डॉट करते हो तो क्या बन जाती है, इलेक्ट्रिक करंट बन जाती है। तो ये बहुत बेसिक सी बातें हैं, यू मस्ट नो देम, कि इनके बारे में हमें काफी रिक्वायरमेंट आगे पड़ती है। तो अगर वेक्टर फॉर्मेट भी करंट डेंसिटी को शो करना हो तो सिंपल सी बात याद होनी चाहिए कि करंट डेंसिटी और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये एक छोटी सी चीज थी जो मुझे बतानी थी आपको यहाँ पे। चलिए अब इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन, करंट डेंसिटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। हमारे पास एक वायर है जिसमें मतलब डिफरेंट डिफरेंट थिकनेस है, इसमें दो रेडियाई दे रखी हैं, आउटर वाली R2 है, इनर वाली R1 है। इस पर्टिकुलर एरिया से हमारे चार्जेस पास होके जाएंगे, क्योंकि बाकी एरिया तो बंद हो गया ना, तो वायर की थिकनेस हो गई, तो इतने जगह से आपके इलेक्ट्रॉन्स पास होके जा सकते हैं। तो पूछा क्या है आपसे, डिटरमाइन द करंट थ्रू द सिलेंड्रिकल शेल ऑफ इनर एंड आउटर रेडियाई एज शोन। आपको करंट निकालनी है, अगर करंट डेंसिटी कांस्टेंट है और कितनी है, J है, तो आपको इस सेक्शन से पास होकर जाने वाली करंट निकालनी है। तो कितनी आसानी से निकालेंगे, देखो बहुत आसान सा है। इस एरिया से, इस पर्टिकुलर सेक्शन से आपको करंट निकालनी है, तो कैसे करोगे इस चीज को, तो यहां के लिए हमारे पास कॉमन सी चीज ये है कि सर हमारे पास पता है कि जो J की वैल्यू होती है, J इज इक्वल टू आई अपॉन एरिया होता है, तो आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, J इंटू ये एरिया आ जाएगा। अब ये वाला जो बीच वाला एरिया है ये कैसे निकालोगे, ये वाला एरिया निकालना बड़ा आसान है, J इंटू भाई क्या करोगे, ये बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल को हटा दो। बड़े वाला सर्कल कैसे निकालोगे, पाई R2 स्क्वायर, है ना, क्योंकि बाहर वाली रेडियस R2 है, माइनस पाई R1 स्क्वायर। तो यहां से क्या करोगे, I इज इक्वल टू J, पाई कॉमन आ जाएगा, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। बस ध्यान यही रखना है कि R2 में से R1 को माइनस करोगे तो यहाँ पे देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, R2 माइनस R1, थर्ड वाला ऑप्शन फिट बैठ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आंसर में, C वाला ऑप्शन हो जाएगा। J भी आया, पाई भी आया, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर ऐसे निकाल लिया। बहुत आसान से क्वेश्चन इस तरह सबके बन सकते हैं, तो आपको करने आने चाहिए इसके ऊपर बेस्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। फाइंड करंट डेंसिटी अक्रॉस क्यूबॉइड शेप्ड कंडक्टर व्हेन इलेक्ट्रिक करंट I फ्लोज अक्रॉस इट्स लेंथ L। अगर L लेंथ के अक्रॉस करंट पास होके जा रहा है, यानी करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, L लेंथ के अक्रॉस हुआ नहीं हुआ, लेंथ L ऐसे ही तो है, तो करंट ऐसे पास होके जा रहा है। तो आप सोचो क्रॉस सेक्शन, अब इस केस में क्या होगा, अगर करंट ऐसे गया तो क्रॉस सेक्शन वाला जो एरिया मेरे पास बनेगा, तो वो एरिया कुछ इस तरह से बनेगा ना, इस तरह से जो मैंने ये ड्रॉ किया है, सोचिए, इमेजिन करो, इस तरह से एरिया बनेगा। और ये एरिया में कौन कौन से डायमेंशन इंक्लूड होंगी, एक तो B इंक्लूड होगा और एक H इंक्लूड होगा। तो यहाँ पे जो एरिया आ जाएगा वो एरिया क्या आ जाएगा, B इंटू H के इक्वल आएगा ही नहीं आएगा। भाई करंट जब L के अलॉन्ग फ्लो होके गई तो एरिया बना ऐसे, B और H, मतलब जिस पर्टिकुलर डायमेंशन के अलॉन्ग करंट जाएगी, बाकी बची हुई दोनों डायमेंशन से हमारा उस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन का एरिया बन जाएगा। अगर करंट सपोज करो ऊपर की तरफ से आ रही होती, ऊपर की तरफ से आने का मतलब करंट किसके अलॉन्ग जा रही होती, H के अलॉन्ग जा रही होती, तो उस सिचुएशन में क्या होता, H के अलॉन्ग करंट जा रही होती, तो L और B के कंट्रीब्यूशन से हमारा एरिया बन जाता। तो फिलहाल करंट उसने बोली है L के अलॉन्ग जा रही है, तो उस ब्लू वाले क्रॉस सेक्शन को पास करेगी और इसका एरिया आप सोच लीजिए B इंटू H आएगा। हमसे करंट डेंसिटी पूछी है, तो J इज इक्वल टू क्या होता है, I अपॉन A होता है, तो J इज इक्वल टू I अपॉन A, I अपॉन क्या आ जाएगा, BH आ जाएगा। बस यही हमारा ऑप्शन है, BH वाला ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, B वाला ऑप्शन हमारा सही आंसर हो गया। तो इतने छोटे छोटे से क्वेश्चंस को क्रैक करना आपको आना चाहिए, इनमें घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। ठीक है, चलो अब इतना करने के बाद नेक्स्ट में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आई कैन से, कि पूरे चैप्टर में घूमेगा ये जगह जगह पे। इसको क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। डेफिनेशन पूछी हुई है, डेरिवेशंस में आएगा, कई सारे न्यूमेरिकल्स में आएगा, रेशो पूछने का बहुत बार रिपीट होकर देखने को मिलेगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम दिस चैप्टर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। D स्टैंड फॉर ड्रिफ्ट, V स्टैंड फॉर वेलोसिटी। D नीचे लिखा रहेगा शॉर्ट में, इस तरह से लिखोगे सिंबल, V ऐसे और D नीचे लिखोगे, है ना, साइड में इसके सफिक्स फॉर्मेट में। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब दो केसेस हैं समझाने के लिए, डेफिनेशन जो
आएगी लास्ट में शॉर्ट में समअप कर दूंगा, बट पूरा कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको पूरी डेफिनेशन, ये कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे कि दोनों केसेस कैसे कैसे होते हैं। स्टार्टिंग केस के बारे में अगर बात करूं तो सबसे पहले बात आती है कि जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस लगाया नहीं गया, इस तरह का एक कंडक्टर था एल लेंथ का, सपोज कोई बैटरी वैटरी कुछ नहीं लगा रखी, तो इलेक्ट्रॉन अंदर इसमें पागल हुए पड़े होंगे, इलेक्ट्रॉन्स लगातार भाग रहे होंगे इधर उधर, तो रैंडम मोशंस होगा इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, और इलेक्ट्रॉन्स बहुत हाई स्पीड से भाग रहे होते हैं उस सिचुएशन में 10⁵ मीटर पर सेकंड के आसपास से, तो रैंडम जिगजैग ब्राउनियन मोशन बोल सकते हो आप उस चीज़ को। तो रैंडमली इलेक्ट्रॉन इधर उधर भाग रहे होंगे, जिसकी वजह से इनका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इनसाइड वो क्या होगा, जीरो होगा। और फाइनली जो थर्मल वेलोसिटी आती है, भाई हर एक इलेक्ट्रॉन भाग रहा है तो हर एक इलेक्ट्रॉन की कोई ना कोई वेलोसिटी इनिशियल है, बट उन सब का अगर एवरेज निकाला जाए, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर मान लूं, उनका एवरेज निकालूंगा तो n से डिवाइड करूंगा, तो वो एवरेज थर्मल वेलोसिटी जो आती है वो कितनी होती है, जीरो होती है। तो यहां लिखा हुआ है, इस कॉन्सेप्ट को यूज किया जाएगा आगे डेरिवेशन में, ध्यान रखना। दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विद पॉजिटिव आयंस एंड फॉलो जिगजैग पाथ, ऑब्वियसली बात यही कर रहे होंगे, हेंस द एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन इज जीरो। तो नेट मूवमेंट क्या हो गया इलेक्ट्रॉन्स का, ओवरऑल मूवमेंट जीरो है ना, जिसकी वजह से क्या है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे क्रिएट नहीं हो पाएगा और कोई करंट उस कंडक्टर के अंदर फ्लो नहीं होगी। तो कॉपर का वायर मार्केट से खरीद के लेके आए, सपोज तुमने उस वायर का इंसुलेशन हटा दिया, उसको टच करो, कोई करंट थोड़ी ना लगता है, क्या इलेक्ट्रॉन नहीं है उसके अंदर, फ्री इलेक्ट्रॉन तो है, बट वो इलेक्ट्रॉन्स का नेट मूवमेंट कुछ इस तरह से अरेंज है जिसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और वहां पे कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है और आपको इस वजह से कोई इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता इनिशियली। क्रिस्टल स्ट्रक्चर देख लो किस तरह की होती है, इस तरह से क्रिस्टलाइज फॉर्मेट में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन अटैच होते हैं। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सपोज ये पर्पल वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये यहाँ से अपनी लैटिस को छोड़ के बाहर निकल के आ जाते हैं और क्रिस्टल के अंदर घूमना शुरू कर देते हैं और इलेक्ट्रिक करंट कंट्रीब्यूट करते हैं। बट फिलहाल जब तक कोई पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर पे नहीं लगाओगे, तब तक इलेक्ट्रॉन जिगजैग पाथ पे 10⁵ से रोटेट करते रहेंगे, भागते रहेंगे, और जो उनका नेट मूवमेंट होगा वो जीरो होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, कोई भी करंट फ्लो नहीं हो पाएगी। एवरेज थर्मल वेलोसिटी कितनी आएगी पूरे सिस्टम्स में, टोटल जो आएगी जीरो के इक्वल। तो ये तो केस 1 हुआ। केस 2 की अगर बात करूं मैं, तो केस 2 में मैं क्या लगा दूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस में अप्लाई कर दूंगा अब इस केस में। अब जब मैंने इस पर्टिकुलर कंडक्टर को एक बैटरी लगा के जोड़ दिया तो होगा क्या, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यहां पे तो प्लस यहां पे हो गया, नेगेटिव यहां पे तो माइनस यहां पे हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर बैठे हुए हैं, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड पिक्चर में आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड पिक्चर में आया तो भाई देखो वोल्टेज लगाया ना, तो वोल्टेज लगाने से इलेक्ट्रिक फील्ड आया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से क्या होगा हमारे पास, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, किसके इक्वल, Q इंटू ई के इक्वल, सबको अच्छे से पता है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स इन इलेक्ट्रॉनों के ऊपर लगना शुरू हुआ और इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागना शुरू कर देंगे। देखो यही बात लिखी हुई है, ऑन अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट अप इनसाइड द कंडक्टर ड्यू टू विच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस द फोर्स एंड दे स्टार्ट मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द कंडक्टर। ये सारी कहानी ऐसी मैंने आपको बता दी कि पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स बना, फोर्स बनने की वजह से उनके ऊपर फोर्स लगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स भागना शुरू कर दिए। पॉजिटिव की तरफ क्यों जाएंगे, नेगेटिव से तो रिपल्शन मिलेगा ना, पॉजिटिव से अट्रैक्शन मिलेगा, तो इनको इसी डायरेक्शन में भागना पड़ेगा। अब भागना इतना आसान तो है नहीं, साथ में इतनी सारी जब भीड़ भागेगी तो टक्करें होंगी, ऑब्वियसली बात है, कॉलिजन खुद के इलेक्ट्रॉन से भी होगा, साथ वालों से भी होगा, और जो बीच बीच में इमोबाइल पॉजिटिव आयंस बैठे हुए थे उनके साथ भी टक्कर होंगी। किसी पर्टिकुलर एटम के अंदर से, सपोज एटम है, ये इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल गया तो जो बचा वो पॉजिटिव आयन बचा ना, वो तो इमोबाइल आयन होगा, तो वो चलेगा नहीं। तो जब इलेक्ट्रॉन भागता हुआ आएगा तो उसकी टक्कर इनसे भी होगी, तो कॉलिजन होता रहता है। उस कॉलिजन की वजह से ये अपनी काइनेटिक एनर्जी का बहुत सारा पार्ट जो है वो लॉस कर चुके होते हैं, तो काफ़ी सारी काइनेटिक एनर्जी तो उसकी टक्करों में ही लॉस हो जाती है। अब जो बची कुची इनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है बहुत थोड़ी सी, उस बची कुची काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये बेचारे ड्रिफ्ट हो के खिसक खिसक के धीरे धीरे नेगेटिव से चलते 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 पॉजिटिव की तरफ पहुंचते हैं। और ये जो एवरेज वेलोसिटी है जिसकी वजह से ये ड्रिफ्ट करते करते पहुंचे हैं, इसको ही क्या बोलते हैं हम लोग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस तरह से डिफाइन होगी हमारे पास। तो एवरेज वेलोसिटी है वो जिस वजह से इलेक्ट्रॉन्स किसी कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचा है, कब, जब आपने एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस यानी एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया था तब। ठीक है, इसके शॉर्ट में डेफिनेशन देख लो, फाइनली कंक्लूड करके इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लेना, एक एक बात बहुत अच्छे से डायग्राम देख के अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश किया करो, सिर्फ चीज़ों को रटना नहीं है। जितनी चीज़ें इन डेप्थ आपको आती होंगी उतने ही बेसिक्स आपके अच्छे होंगे, क्वेश्चंस करने बहुत आसान हो जाएंगे। डेफिनेशन वाला पार्ट था कि अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिफाइन करने को है तो इतना सारा नहीं समझाना है, सिर्फ ये वाला डायग्राम बना दोगे आप, बैटरी लगा हुआ, और उसके बाद सीधा ये डेफिनेशन लिख दोगे। क्या है, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द
एवरेज वेलोसिटी विद विच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द कंडक्टर। कहाँ की तरफ भागेंगे? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागेंगे इलेक्ट्रॉन। कब? ऑन अप्लाइंग एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स। बाहर से जब आप लोगों ने एक वोल्टेज सोर्स लगाया तो उस सिचुएशन में ऐसा होगा, है ना। अब इसमें एक बात और यहाँ पे क्या आएगी कि हमारे पास ड्रिफ्ट करंट की बात आएगी। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास आएगी वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड के आसपास होती है। काफ़ी कम वैल्यू होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। ध्यान रखना, बहुत आराम से खिसक के फाइनल इलेक्ट्रॉन अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा। और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी होगी? 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड के आसपास एवरेज वैल्यू होती है इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यू मस्ट नो दैट। ठीक है, चलो देख लो। अब जब हमारे पास कोई बैटरी नहीं लगा रखी थी तो इलेक्ट्रॉन का देखो रैंडम मोशन था। ये जो ऑरेंज कलर के हैं ये पॉजिटिव आयंस बैठे हुए हैं, ये तो मूव ही नहीं करेंगे तो भागेंगे ही नहीं। ब्लू कलर वाले इलेक्ट्रॉन रैंडम डायरेक्शन में भागते रहते हैं, जिसकी वजह से इनका नेट इलेक्ट्रिक मूवमेंट जीरो होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, करंट जीरो। पर जब बाहर से आप लोगों ने कोई बैटरी लगा दी तो इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं। जब दौड़ेंगे तो ऑब्वियस ही बात है पॉजिटिव आयन से भी टक्कर होगी और खुद के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनसे भी टक्कर होगी। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट जो पीछे समझाया था उसको और अच्छे से इस डायग्राम में रिप्रेजेंट कर रखा है, तो उसको एक बार अच्छे से देख के ऑब्जर्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको नेक्स्ट में आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा दिया आपको, करंट डेंसिटी पढ़ा दी, इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, इसके अलावा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का बेसिक पढ़ा दिया। डेरिवेशन नेक्स्ट वाले लेक्चर में कराऊंगा, उसके ऊपर बेस्ड जो भी हमारे पास डेरिवेशन हमारे सिलेबस में है। तो एक तो ये वाला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे, यहाँ पे आपको करंट निकालनी है, सिर्फ डिफरेंशिएट कर देना, आराम से आ जाएगा। इसके बाद ये आप निकाल लोगे। यहाँ थोड़ा सा उल्टा काम हो गया, यहाँ पे करंट का एक्सप्रेशन दे दिया, चार्ज पूछा है 6 सेकंड में, तो क्या करोगे भाई? कॉमन सी बात है, I = dq/dt आप लोगों ने पढ़ा है ना। अब तो dq क्या हो जाएगा? dq हो जाएगा I × dt हो जाएगा। इंटीग्रेट कर देना। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करोगे? चार्ज को तो 0 से q तक इंटीग्रेट कर दोगे, इनिशियल चार्ज 0, बाद में चार्ज q। और टाइम को कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करोगे? टाइम को इंटीग्रेट कर दोगे 0 से लेके 6 तक। कहानी खत्म, बस इतना आपके पास डेटा हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना। तो सिर्फ यहाँ पे एक इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है और बड़े आराम से आपके पास टोटल चार्ज आ जाएगा। 6 सेकंड के अंदर चार्ज आएगा ना, तो टाइम को तो 0 से 6 तक इंटीग्रेट कर दिया और चार्ज को 0 से q तक, तो ये तो क्या हो जाएगा? सिर्फ q हो जाएगा। और यहाँ पे I का एक्सप्रेशन ये वाला भर के सॉल्व कर लेना, यू विल गेट योर फाइनल आंसर। मैथ्स है पूरी की पूरी, बेसिक मैथमेटिक्स आती है, कुछ नहीं है, बड़े आसान से एक्सप्रेशन है। इंटीग्रेट करना, आंसर निकाल के मुझे व्हाट्सएप करना, मैं आपको बता दूंगा ठीक है आपका गलत है। तो इतने क्वेश्चन हमारे पास कॉमनली सारे हो गए। अब इन बेसिक टॉपिक, आज सिर्फ इंट्रोडक्शन स्टार्ट करा है, छोटी मोटी बातें करी हैं इस चैप्टर के बारे में। नेक्स्ट क्लास जब आएगी तब आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर बेस्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं वो कराऊंगा। फिर ओम्स लॉ की तरफ बढ़ेंगे। जब ओम्स लॉ की तरफ बढ़ेंगे तो काफ़ी सारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारे पास आएंगे, ग्राफ को कैसे एनालाइज करके हम क्वेश्चंस के आंसर देंगे। क्योंकि CBSE अक्सर ग्राफ जितने भी होते हैं उनको ग्राफ को काफ़ी प्रेफरेंस देता है, उन पर काफ़ी क्वेश्चन पुटअप करता है। NCERT खोल के देखना इस चैप्टर की, आपको NCERT के अंदर काफ़ी सारे ग्राफ नजर आएंगे, है ना। जिसके पास NCERT फिजिकल नहीं है तो डाउनलोड कर सकता है, आपको सारी NCERT नेट पे मिल जाएंगी। तो जो चैप्टर चल रहा है उसको डाउनलोड कर लो, कई बार कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है तो एटलीस्ट पता लग जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर की PDF भी आपको ग्रुप पे मिल जाएगी और उसके बाद ये पूरा का पूरा चैप्टर देख के नोट्स बना लीजिएगा कंप्लीट। और जो भी वर्किंग शीट है जिसमें सारे वैरायटी के क्वेश्चन है, अभी तो जो आज मैंने क्वेश्चन कराए वो तो नए क्वेश्चन थे, वो तो आपको शीट में मिलेंगे नहीं, वो तो आप लोगों को सारे के सारे नोट करना है। इसके अलावा जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं जिसमें एक सर्किट डायग्राम आएंगे, उस तरह के क्वेश्चन सारे शीट में मिल जाएंगे। तो आगे के चैप्टर मतलब आगे के पार्ट में जहाँ पर भी क्वेश्चन करवाऊंगा मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन तुम्हें शीट में देखने को मिल जाएंगे। और शीट के इतने सारे क्वेश्चन हैं, आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो शीट के क्वेश्चन थोड़े से अटेम्प्ट कर लेना, चाहे थ्योरी वाले हों चाहे न्यूमेरिकल वाले हों। ठीक है ना।